हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और फिजिक्स जैसे टफ लगने वाले सब्जेक्ट्स को आप बहुत ही ईजी और सिंपल वर्ड्स में समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे? तो आज हम कोई नया टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर कंप्लीट किया था 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या ये कहो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए गैस कम्प्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। जिस वेसल में हमने किसी गैस को रखा होता है, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में, ओपन नहीं होना चाहिए, उसमें अगर आप रखते हो तो उसे वो कम्प्लीटली फिल कर लेगा। जैसे देख ली, मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंटेनर है और ये कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर लेंगे, फैल जाएंगे पूरे में। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, जो गैस होती है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के कारण, मूव करने के कारण जो उसमें एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इन पार्टिकल्स में। दूसरी चीज़, इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, यानी आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स, जिससे ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही वीक होता है। तो इनके बीच एक बाउंडेशन भी नहीं होता, ओपनली एक दूसरे से दूर दूर घूमते रहते हैं। तो इन दो रीज़न के कारण जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पूरे के पूरे कंटेनर में चारों डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और इसीलिए जो कंटेनर्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं गैस से। ओके, सेकेंड, अगर हम क्वेश्चन को देखें, देखिए, एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर वाई। जिस भी कंटेनर में हमने गैस को रखा है उसकी वॉल्स पे जो गैस होती है वो क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। अब फिर यहीं से समझिए, देखिए ये कुछ पार्टिकल्स हैं और ये इस कंटेनर में रखे हुए हैं। तो ये जो पार्टिकल होंगे ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैंडमली मूव करते रहेंगे, क्योंकि कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये पार्टिकल्स दूर दूर बार बार घूमते रहेंगे। तो जब भी कोई पार्टिकल घूमता हुआ ऐसे वॉल की तरफ जाएगा तो उसको क्या करेगा? बार बार हिट करेगा। तो ये जो लगातार बार बार वॉल्स को हिट करते रहते हैं, इसी कारण जो कंटेनर की वॉल्स होती है उन पे क्या लगता है? प्रेशर। तो क्या हो जाएगा? देखिए आंसर, मॉलिक्यूल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, सेम वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी, साथ में रैंडम मोशन, यानी लगातार रैंडमली, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होगी, बस मूव करते रहेंगे, वो होती है रैंडम मोशन। तो लगातार ये रैंडम मोशन करते रहेंगे और इस कारण जो वॉल होगी कंटेनर की उसको बार बार क्या करेंगे? हिट करेंगे। तो उस पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड वाई। एक वुडन की बनी हुई एक टेबल है, उसे आप सॉलिड क्यों कहते हो? सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो आपको यहाँ पे सारी सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है या ये कहीं जो पहचान होती है सॉलिड्स की, वो आपको बता देनी है। जैसे कि सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स के क्या होते हैं? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट साइज़। तो हमारे वुडन टेबल में भी होता है। तो वुडन टेबल जो है उसमें डेफिनेट शेप है, साइज़ है, वॉल्यूम है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, और साथ में वो रिगिड होती है और इनकम्प्रेसिबल होती है, कंप्रेस नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमारे वुडन ब्लॉक में होती है और ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है? सॉलिड की। इसलिए हम वुडन टेबल को क्या बोलते हैं? सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जितना ज़्यादा गर्म दिन होगा कूलर उतना ही ज़्यादा ठंडा करता है किसी भी रूम को या जहाँ भी वो रखा हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कूलिंग का कारण क्या है, कूलिंग होती क्यों है। तो कूलिंग होती है इवेपोरेशन के कारण। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा कूलिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन क्या होता है? तो इवेपोरेशन होता है आपके कहीं पे भी जो कोई बहुत गर्म सरफेस है उसमें से हीट का वेपोराइज होके रिलीज हो जाना, दैट इज इवेपोरेशन। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 फैक्टर पढ़ चुके हैं इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले, उसमें से एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में नमी कितनी ज़्यादा है।
तो जितना ज़्यादा हॉट ड्राई डे होगा नमी उतनी ही कम होती है, ह्यूमिडिटी उतनी ही कम होगी। ह्यूमिडिटी कम होने से हमारा इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी कम होगी इवेपोरेशन रेट उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी और कूलिंग भी उतनी ही वो ज़्यादा करेगा। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए आगे स्टूडेंट्स, ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए हाउ डज द वाटर कैप्ड इन ए अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी के मटके होते हैं, अर्थन पॉट होते हैं, उनमें पानी रखते हैं और कुछ टाइम बाद वो बहुत ठंडे हो जाता है जो पानी होता है। तो उसका क्या कारण है? तो देखिए जो अर्थन पॉट होते हैं उनमें बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे, दिखते भी नहीं है। लेकिन आपने कभी ये प्रैक्टिकली देखा होगा कि कुछ टाइम बाद जो अर्थन पॉट होता है वो बाहर से गीला हो जाता है। हमने हालांकि उसमें अंदर पानी भरा है बट वो बाहर से उसमें हमें ड्रॉपलेट्स तो नहीं दिखती, बट हाँ हमें गीलापन उसका दिखने लगता है हल्का हल्का। तो उसका कारण क्या है? तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगता है, क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और बाहर हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो अंदर का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होने लगता है, उसमें से हीट जो है वो बाहर रिलीज होने लगती है। तो क्या लिखेंगे, देखिए वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम आउटर सरफेस। आउटर सरफेस से क्या होती है, एनर्जी लेता है और अपने अंदर की सारी एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगती है। और दूसरी चीज़ जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो ये कहाँ से लेता है, हमारे वाटर से, और उससे क्या होता है, कूलिंग हो जाती है, पानी जो है अंदर का वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी हीट बाहर निकल चुकी होती है इवेपोरेशन की प्रोसेस से। तो अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो हमें ठंडा फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। आप अपनी पाम के ऊपर पेट्रोल थोड़ा सा या फिर परफ्यूम या एसीटोन ये अगर आप रखते हो तो आपकी जो वहाँ की स्किन होगी, जहाँ जो टच हो रही है उस मटेरियल को, वो बहुत आपको ठंडा फील होने लगेगा वहाँ पे। इसका क्या कारण है? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पेट्रोल, एसीटोन या फिर परफ्यूम है, ये बहुत ही वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, हाईली वॉलेटाइल होते हैं। तो इस कारण क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी क्या होने लगते हैं, इवेपोरेट होने लगते हैं। इनकी रेट बहुत हाई होती है इवेपोरेट होने की। और जिस पार्ट में हम उसे रखते हैं बॉडी के, या हाथ में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो पाम पे जब आप उसे रखते हो तो जिस सरफेस को वो टच करते हैं हमारे पाम के, वहाँ से क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी की हीट को इवेपोराइज करने लगते हैं, रिलीज़ करने लगते हैं, निकालते हैं वहाँ से। तो जब वहाँ से हीट रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे कूलिंग, ठंडा ही फील होगा हमें। तो इसीलिए हमारी जो पाम होती है वो हमें ठंडी फील होती है उस पार्ट में जहाँ पे ये हमें टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वी एबल टू सिप हॉट टी फ्रॉम ए सॉसर रैदर दैन ए कप। एक आप सॉसर यानी एक कांच की जो कप वगैरह के नीचे लगाने के लिए जो एक प्लेट मिलती है वो सॉसर, या फिर आपने कप ले लिया। एक आप कप से टी को पीने की कोशिश करिए और एक सॉसर से, तो बहुत इजी होता है आपके लिए प्लेट या सॉसर से पीना। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कप की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा है, उसके फैक्टर्स जो हैं उसमें एक हमारा सरफेस एरिया भी है, कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन रेट भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हमारे सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगी, जल्दी इवेपोरेट होगा तो चीज़ ठंडी जल्दी होगी और हमें टी को पीने में आसानी रहेगी। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी हैं, नोट कर लीजिए आप, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए स्टूडेंट्स, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपको जो 2 स्केल पढ़ाए गए हैं, सेल्सियस वाला और केल्विन वाला, उनका इंटर कन्वर्जन बताया है। यानी आपको केल्विन में दिया है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में दिया है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बहुत ही एक सीधा सा आपको क्या करना है कि जब भी सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो हमेशा 273 को आप माइनस कर दीजिए, यानी जो वैल्यू दी गई हो उसमें से 273 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। और अगर आपको केल्विन में दिया, केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में दिया है, तो आप प्लस 273 कर दीजिए। इसे याद रखने का तरीका, एक शॉर्टकट है, ये है कि आप ये याद रखिए कि 0 जो है वो 273 केल्विन के सिमिलर है।
यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस की आप बात करते हो तो केल्विन में वो 273 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो क्या करो, 273 प्लस कर दो, और अगर केल्विन से सेल्सियस में आना हो 273 माइनस कर दो। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा देखिए, 293 माइनस 273, तो ये कितना हो गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 470 के लिए करते हैं, तो 470 माइनस 273 कितना होगा देखिए, 197 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है 273, तो 25 प्लस 273 कितना होगा देखिए, 8 9 293 298 केल्विन। ये कितना होगा देखिए, 373 प्लस 273 646 केल्विन। ये हो गया आपका कन्वर्जन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज मोर बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। एक आपके पास बॉइलिंग वाटर है जो बॉयल हो रहा है, और दूसरा आपके पास स्टीम है, यानी पानी के बॉयल होने के बाद जो वेपर बनती है, दैट इज स्टीम। उन दोनों में कौन ज़्यादा बर्न करता है, कौन आपको ज़्यादा जला देता है अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हो। तो देखिए आंसर तो पहली चीज़ इसका हो गया स्टीम। अब क्यों हुआ, तो देखिए जब पहले वाटर बॉयल होगा, उसके बाद उसमें से क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो एब्जॉर्व करेगा, अपने अंदर कुछ और एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, तब अपनी स्टेट जो कि लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करेगा। यानी बॉइलिंग वाटर कन्वर्ट होगा वेपर में या स्टीम में, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्व करने के बाद। यानी उसमें उतनी हीट तो है जितनी बॉइलिंग वाटर में है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है, तो इसीलिए ये ज़्यादा क्या होगा, बर्न करेगा हमें, और ज़्यादा ये एनर्जी लेकर रखेगा अपने अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। बहुत ही ठंडा पानी आपने लिया, या ये कहिए आइस ही ले लिया आपने किसी कंटेनर में, किसी ग्लास में, तो आप जब उसे कुछ टाइम रख देते हो तो आप क्या देखते हो, उसके बाहर बाहर का जो सरफेस होता है उस पर आपको पानी की ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगेगी। अगर आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो आप स्टील के ग्लास में लीजिए, कांच के ग्लास में इतना आपको दिखाई नहीं देगा जितना आपको स्टील के ग्लास में दिखाई देगा। तो आपको बाहर जो वो ड्रॉपलेट्स वाटर की दिखने लगती हैं वो क्यों होती है, तो देखिए जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत कम है जो अंदर है, क्योंकि आइस है या बहुत ठंडा पानी है। तो क्या होगा, हमारे जो बाहर का सरफेस है उसके आसपास की जो एयर होगी उसमें आपको पता है वेपर के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ना कुछ वेपर होती है। तो वो जो वेपर होगी वो क्या करने लगेगी, उसके कांटेक्ट में आने पर, किसके, ठंडे ग्लास के, जो ठंडे पानी का ग्लास है उसके कांटेक्ट में आने पर क्या होगी, वो अपनी एनर्जी लॉस करने लगेगी, टेम्परेचर उसका भी कम होने लगेगा। अब जो वेपर में है वो अपनी एनर्जी लॉस करेगी, अपना टेम्परेचर कम करेगी, तो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में, लिक्विड फॉर्म में गैस से, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और वो उस कंटेनर या ग्लास के बाहर बाहर ही किस फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जमा हो जाती है। तो ये उसका कारण है क्या, कि जो वेपर होती है एटमॉस्फेयर में या आसपास की एयर में, वो अपनी एनर्जी क्या करने लगती है, लॉस करती है, और एनर्जी लॉस करने से उसका भी टेम्परेचर कम होता है, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ड्रॉपलेट्स में, और उस ग्लास के बाहर बाहर कलेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।